Hey everyone, so today we are going to start our respiratory system. उसमें हम देखेंगे bronchial asthma क्या. So first topic is bronchial asthma. Today we are going to see bronchial asthma. देखते हैं क्या होता है. First definition, asthma is a chronic. ठीक है, chronic का मतलब होता है long term, जो बहुत ज़्यादा समय के लिए हो. That is called chronic lung disease that inflames and narrow the airway. Asthma is a reversible obstructive airway disease in which trachea and bronchi in hyperactive way to certain stimuli. ओके, सो हम इसमें देखेंगे अस्थमा क्या है. एक्चुअली एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो अफेक्ट किसको करता है. इट इज़ अ लंग डिजीज़ जो एयरवे को क्या कर देता है, नैरो. और अस्थमा इज़ अ रिवर्सिबल. ठीक है, रिवर्सिबल इसीलिए बोला है. दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. कुछ ऐसे कंडीशन जो एक बार होने के बाद ठीक होने चांसेस नहीं होते, जो दोबारा ठीक नहीं हो सकते अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो या बहुत सारे सेल्स नेक्रोसिस हो गए, सेल डेथ हो गई हो, तो नहीं हो पाएगा. बट अस्थमा एक ऐसी चीज़ है जो ठीक हो सकता है, तो इसीलिए इसे बोला है रिवर्सिबल कंडीशन. ओके, सो अस्थमा इज रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़. ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या, एक रुकावट आ जाती है. आप मान लीजिए कि वाटर पाइप है, अगर आपकी जो पानी भरने वाली पाइप है, अगर उसमें एक स्टोन आ जाता है अगर बीच में, तो क्या होगा, क्या पानी अच्छे से दूसरी तरफ जा पाएगा. वहाँ पे क्या होगा, उस जगह पे प्रेशर बढ़ने लगेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पाइप जो है वो फूलने लग जाता है. काइंड ऑफ जैसे हमारे बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा. प्रेशर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ इन विच ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई रिस्पॉन्ड टू हाइपर एक्टिव. जो भी स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल सर्टेन स्टिमुलाई है अगर किसी चीज़ की वजह से, तो उसमें क्या होता है, ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई है वो रिस्पॉन्ड करने लगता है. It is an intermittent or reversible type obstructive lung disease in which there is a narrowing of bronchial lumen. देखिए, आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ डेफिनेशन इसकी याद रखने के लिए. वैसे तो ये बहुत इजी है. ब्रोंकियल अस्थमा में ये होता है कि ब्रोंकाई जो है मेनली वो इफेक्ट होगा. तो अब ब्रोंकियल में आप देखिए, ब्रोंकियल का लास्ट वर्ड है एल. ठीक है, तो एल से यहाँ आ जाएगा ल्यूमन. मैंने यहाँ सर्कल किया है, तो आप मेन डेफिनेशन में लिख सकते हैं विच नैरो द एयरवे. ये रिवर्सिबल है, क्रॉनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़. ठीक, एक डेफिनेशन ये आ गया. नर्सिंग एक्चुअली ना एक डेफिनेशन से काम नहीं चलता है, तो आपको खुद ही इसके 2 या 3 कम से कम डेफिनेशन तो लिखने ही लिखने होते हैं एग्ज़ाम में. सो आप दूसरा बना सकते हैं, इट इज़ अ डिजीज़ इन विच देर इज़ अ नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन. नाम से आप याद रखना, चाहे अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा सेम कंडीशन है. तो क्योंकि ये ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है, ब्रोंकियल लास्ट वर्ड एल, तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा ल्यूमन. ब्रोंकियल ल्यूमन, जब ब्रोंकियल ल्यूमन को नैरो कर देता है वो, तो उसे कहते हैं उस कंडीशन को वो ब्रोंकियल अस्थमा, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय वीजिंग. वीजिंग क्या एक टाइप का साउंड है, जैसे आपको कफ या कोल्ड हो जाता है तो वीजिंग साउंड आता है. एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो आप ब्रीथ नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि आपके नोज़ में क्या हो जाएगा, म्यूकस सिक्रीशन हो जाता है. तो जैसे उस वैसा ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. ठीक, then asthma is a condition that affects the air passage of lungs. सेम मीनिंग है. इट इज़ अ 3 स्टेप प्रॉब्लम. इसे बोले 3 स्टेप प्रॉब्लम है. कैसे, लेट्स सी. जैसे आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि नैरो, जैसे मान लो नॉर्मल एयरवे क्या है, ये जो नॉर्मल एयरवे है ये खाली है. ठीक है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्लियर पाइप है. ठीक, अब जब आप ये वाला देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा लेयर सा दिख रहा है एक टाइप का. क्या है, म्यूकस सिक्रीशन. म्यूकस की वजह से क्या है, अगर इसमें मैं कोई चीज़ भर दूँगी तो इसके बीच का गैप क्या होगा, कम होगा. वही है, अगर इसमें सिक्रीशन भर जाता है तो उसके वजह से क्या हो गया, नैरो हो गया. वही हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा है, विच इन्फ्लेम्स एंड नैरो द एयरवे. तो यहाँ एयरवे क्या हो गया, नैरो हो गया. अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. देखिए, when a person has asthma the airway passage inflame which means the airway are red and swollen. क्या हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी. that is called swollen. In an attack, lining of passage swell cause airway to narrow and reducing the flow of air. तो उससे क्या होगा लंग्स में एंड आउट ऑफ द लंग्स में, और लंग्स के बाहर जो क्या, जब सारे बॉडी पार्ट्स में एयर जाना होता है वहाँ पे कम पहुँचेगा. अगर नैरो हो जाएगी पाइप, अगर पाइप का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा तो एयर जो है वो आएगी भी कम, तो आगे वो प्रोसीड भी कम ही होगी.
सेकेंड इज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, ठीक है। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू अ वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई, कुछ चीज़ें जैसे एलर्जेंस हो जाती हैं, या मान लो पॉलन किसी को एलर्जी है, उस चीज़ की वजह से फिर क्या होता है, कफ कोल्ड हो जाता है, सर्दी पकड़ लेती है ना, वही होता है। तो हाइपर रिस्पॉन्स, हमारा जो बॉडी है वो हाइपर एक्टिविटी शो करता है, हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुलाई के अगेंस्ट। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पैसेज मेक्स देम ओवर एक्स्ट्रा सेंसिटिव to a number of different things that can trigger and brings out asthma symptom। क्या होता है, कई बार अगर पॉलन से किसी को एलर्जी है या डस्ट से, तो वो जब अंदर जाता है तो क्या होगा, एयर पैसेज में क्या हो जाती है, स्वॉलन हो जाएगी, वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेंसिटिव जो रिएक्शन होता है वो शो करता है, तो उससे क्या होगा, अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। देन थर्ड आता है मसल विद इन द ब्रीथिंग पैसेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रोंकोस्पैम। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पता है, जैसे हमारा हार्ट जो है पंप करता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वैसे ही मसल का जो है ब्रीथिंग करने पे पैसेज क्या हो जाता है, वहाँ का जो पैसेज है, ठीक है, ल्यूमिन है, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, कॉजिंग इवन फर्दर नैरोइंग ऑफ द एयर। उसके वजह से अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गई, एक तो म्यूकस की वजह से गैप कम हो गया, ठीक है, डाया कम हो गया उसका, उसके बाद क्या हो गया, अगर इन्फ्लामेशन हो गई तो वो और कम हो जाएगा और नैरोइंग हो जाएगी। दिस नैरोइंग मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एयर टू ब्रीथ आउट एक्सेल फ्रॉम द लंग्स। अब क्या होगा, एक्सेल जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर आ ही नहीं पाएगी जितनी आनी चाहिए, ठीक है, ड्यू टू क्यों, नैरोइंग। तो ये मेन 3 रीजंस हो गए, ठीक। एक हो गया पैसेज स्वेल कॉजिंग एयरवे, यहाँ देखिए एयरवे टू नैरो एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ द एयर, रेडनेस हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगी, तो उसके वजह से नैरोइंग हो जाएगी। दूसरा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के वजह से नैरोइंग हो जाएगा। और तीसरा कि पैसेज कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, कौन सा, मसल पैसेज, तो उसे क्या कहेंगे हम, उस कंडीशन को ब्राउन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेनली जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 3, वो होता है एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक, ठीक। एलर्जिक का मतलब ये होता है किस चीज़ों के वजह से, जैसे किसी को फूड एलर्जी होती है, या फिर पॉलन एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी या किसी स्मोक की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक अस्थमा, ओके। The term allergic is extrinsic asthma is used when the symptoms are induced by hyperimmune response to the inhalation of specific allergen। अगर कोई स्पेसिफिक एलर्जन की वजह से हो रहा है दैट इज कॉल्ड एलर्जिक अस्थमा, उसे एक्सट्रांसिक अस्थमा भी बोला जाता है, ठीक। जैसे देख सकते हैं इन्फ्लामेशन कैसे, एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुई तो, या फिर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है अगर ल्यूमन में, या फिर हमारा बॉडी हाइपर एक्टिविटी शो करता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस किसी एलर्जन की एंट्री की वजह से या किसी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री की वजह से, तो क्या होगा, क्लिनिकल सिम्टम्स दिखने लगेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नॉन एलर्जिक अस्थमा, ठीक है। तो नॉन एलर्जिक अस्थमा वो होता है दैट इज इंट्रांसिक, ट्रिगर बाय, यहाँ पे दिख रहा है, ट्रिगर बाय इरिटेंट्स इन द एयर दैट आर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज इंक्लूडिंग एयरवे। जैसे क्या होता है, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, जैसे एयर पोल्यूशन, कोल्ड हो गया, जैसे आप यहाँ देखिए वेदर चेंजेस, फ्यूम, वुड, सिगरेट स्मोक, इमोशनल से, जैसे हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कोई रोते हैं, तो क्या होता है, तभी भी हमारे जो नोज़ होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है, या फिर हमारा गला जो है वो भर जाता है, तो वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन, क्यों, कफ की वजह से, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, दैट इज एलर्जिक, ठीक है। वो नेचुरल चीज़ है, कुछ नेचुरल चीज़ की वजह से भी अस्थमा के सिम्टम दिखते हैं, दैट इज़ नॉन एलर्जिक अस्थमा, हम उनसे बोल सकते हैं। फिर किसी ड्रग्स की वजह से भी, अब कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें कोई ड्रग्स हम ले रहे हैं तो उससे एलर्जी हो सकती है, तो वो हो गया नेचुरल ड्रग्स, सचेस क्या हो गया, एस्पिरिन और NSAIDs, तो ये सब अगर, या फिर कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक, उन चीज़ों की वजह से अगर होता है तो दैट इज़ नॉन एलर्जिक। और जो एलर्जिक अस्थमा है उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिया है। तो क्या होता है, जब एलर्जी होता है ना एक्चुअली, तो हमारे बॉडी में IgE जो सेल्स रहते हैं ना, प्रोडक्शन जो होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है एलर्जी के टाइम पे, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो मेनली 2 टाइप का होता है, दैट इज़ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक, ठीक है। और एलर्जिक जो होता है ना,
आप इसमें ध्यान रखिए कि एलर्जिक अस्थमा इज़ मोर लाइकली टू बी सीजनल होता है बिकॉज ऑफ इट्स, किसी किसी को सर्दियों में ही होता है, देखा हुआ है ठंडी चीज़ों से आइसक्रीम खा के कुछ, तो वो क्या होता है जो एलर्जिक होता है ना वो सीजनल भी होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ अस्थमा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द कॉजेस. ओके, कॉजेस एंड द रिस्क फैक्टर. तो आप यहाँ देख सकते हैं एयरबॉर्न एलर्जन की वजह से हो सकता है, सच एज पॉलन, एनिमल डैंडर, मोल्ड, कॉकरोच एंड डस्ट माइट्स के वजह से. फिर आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड. किसी को कोल्ड वगैरह की वजह से भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उनके नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर गला जो है वो भर जाता है, तो बात करने में प्रॉब्लम होती है, या चेंज इन द वॉइस. उसके बाद आता है फिज़िकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग की वजह से क्या होता है, सांस फूलने लग जाती है. क्यों वैसा होता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑक्सीजन की लेवल हमारे बॉडी में जो है कम हो जाती है, तो मोर ऑक्सीजन की डिमांड होती है हमारी बॉडी में, इसीलिए वैसा रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है. सो दैट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी. देन कोल्ड एयर के वजह से. देन एयर पोल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स सच एज स्मोक. अब एयर पोल्यूशन होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स, डस्ट वगैरह प्रेजेंट रहते हैं उससे. देन सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूड बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, NSAIDs की वजह से. देन नेक्स्ट आता है इमोशंस की वजह से भी होता है, इमोशनल स्ट्रेस. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं GERD, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया. देन प्रिजर्वेटिव एडिड टू सम, कुछ फूड एलर्जी भी होते हैं, जैसे किसी को जिंजर से होता है, गार्लिक से होता है, इस टाइप का. देन आता है किसी को रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे. देन एलर्जिक रिएक्शन, या फिर किसी को आप देखा है जैसे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं फेस पे, या फिर वॉमिटिंग्स ऐसा कुछ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, सो वो हो जाता है. देन एक हो जाता है लो बर्थ वेट, हो सकता है वेदर के वजह से होगा, स्पेशली एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर. जैसे कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो भी आपको फेस पे दिख सकते हैं पिंपल्स वगैरह, या फिर कभी कभार कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है अचानक ट्रैवलिंग से. दैट इज़ ऑल अबाउट एलर्जी. देन है फीवर, इसको एलर्जिक रिनाइटिस बोल सकते हैं, अदर एलर्जी. देन अदर टाइप ऑफ एलर्जी अफेक्टिंग द स्किन को भी अफेक्ट करता है. जेनेटिक प्रीडिस्पोज, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, लाइक अगर उसका मॉम डैड या किसी को हुआ है तो वैसा हो सकता है.